हाय एवरीवन, मैं हूं शौरव और आप देख रहे हैं गो विद हायर। आज का हम नया अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कस्टमर सपोर्ट रोल के लिए, जो कि है एसबीआई की तरफ से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, एसबीआई कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। ठीक है, तो यही पोस्ट है आपका जिसके लिए अभी हायरिंग चल रही है और ये है ऑफिशियल पेज जहाँ पे अभी हायरिंग रिक्रूटमेंट हो रखा है, हो रहा है यानी, जो कि एसबीआई की तरफ से हो रहा है। गवर्नमेंट जॉब होने वाली है और कस्टमर सपोर्ट के लिए और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। इसके नीचे और भी ड्राइव्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी है उसके बारे में। अभी हम आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ओपन करके आपको दिखाते हैं। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इन्होंने काफी सारी वैकेंसी निकाली है। देखिए, रेगुलर और बैकलॉग दोनों ही वैकेंसीज आ रखी है, जिसमें गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई जो मेट्रो एरिया है, और मुंबई का जो पूरा मेट्रो एरिया है, जिसमें आगे भी इन्होंने पूरा डिवीजन दे रखा है। उसके बाद गुवाहाटी, इसके अंडर जितने भी सर्कल्स आते हैं, यानी जितने भी स्टेट्स आते हैं, ठीक है, ये तो आपका हो गया मेन सर्कल। और इसके अंदर जितने भी आपका स्टेट्स हैं, ये गुजरात है, कर्नाटका है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जेएंडके है। उसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, ये सारे पोस्टिंग है जहाँ पे आ रखे हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, ये है 330 गुजरात के लिए, 760 है कर्नाटका के लिए, और उड़ीसा में काफी ज्यादा वैकेंसी 1100 है। ऐसे काफी सारी वैकेंसी दे रखी है। देखिए, यहाँ तमिलनाडु में भी आपको 1400 वैकेंसी यहाँ पे दिख जाएगी। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें महाराष्ट्र के लिए, जो इसको अगर मराठी आता है, वो 1718 वैकेंसी है, वो भी अप्लाई कर सकता है। इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा चैनल है, आपको इसकी सारी अपडेट्स मिलती रहती है, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर्स के जो भी अपडेट होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं, जो ये जो पोस्ट है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये पोस्ट है क्या आखिर में। कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, आखिर ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कस्टमर सपोर्ट का जो मीनिंग है ना, इसका मतलब ये है, जब आप बैंक में जाते होंगे, किसी भी आपके निकटतम ब्रांच में आप गए होंगे कभी, तो वहां पे देखे होंगे एक ऐसा बंदा होता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल रहता है। या फिर अगर आप घर पे बैठे रहते हैं और आपको मान लीजिए किसी बैंक से कोई समस्या है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे, यानी जो उनका हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करते हैं। तो आप जो जब कांटेक्ट करते हैं ना, वो डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट के यहाँ ही आपका जो कॉल है वो लैंड होता है। ठीक है, तो उन्हीं को कस्टमर सपोर्ट बोला जाता है, जो कस्टमर्स के इश्यू को रिजॉल्व करते हैं, जो कस्टमर्स की सहायता के लिए अवेलेबल होते हैं। आपको कोई भी बैंक में अगर समस्या है, तो यही फर्स्ट पर्सन होंगे जिनसे आप इंटरेक्ट होंगे। इसके साथ यहाँ पे सेल्स का भी वर्क है। देखिए, आपके निकटतम जो भी ब्रांच मैंने आपको बताया, जो भी आप देखे होंगे, गए भी होंगे, तो वहां पे कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ये इसी के लिए ये दोनों चीजें हैं। यानी एज ए कस्टमर सपोर्ट आप किसी को हेल्प करेंगे, और एज ए सेल्स कस्टमर सपोर्ट आप क्या करेंगे, उनको सेल्स प्रोवाइड करेंगे, जो भी डे टू डे बैंक का रिक्वायरमेंट होता है उसमें। ठीक है, तो अभी हम जो अ, इसका ओवरव्यू देख लिए हैं कि ये जॉब्स का लाइक प्रोफाइल क्या है, और अभी अब बात करते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है 11/8/2026 से 31/8/2026, यानी इस महीने में, यानी अगस्त के महीने में 11 से 31 तक का बीच का टाइम है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इमीडिएटली भरें, जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप भर सकते हैं भर लीजिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में सर्वर क्रैश होता है और भी काफी सारी टेक्निकल इश्यूज हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि होंगी, लेकिन मोस्टली केसेस में होती हैं, क्योंकि काफी सारे बच्चे आपके जैसे वेट करते हैं कि हम भी लास्ट डेट में भरेंगे, हम भी लास्ट डेट में भरेंगे, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अभी आते हैं हमारे मेन जो दूसरे क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने काफी सारी डिटेल्स दे रखी है, पीडीएफ में आपके लिए अटैच कर दूंगा, तो आप इसे जो है आप देख लीजिएगा। देखिए, क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है, सबसे पहले एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट बिलो 20 ईयर्स। आप 20 साल से अगर छोटे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और नॉट एबव 28 ईयर्स एज ऑन 1/4/2026। 1/4/2026 का जो डेट है, अगर इस तारीख को अगर आप 28 प्लस हो गए हैं, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस समय तक 28 के नहीं हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब है 28 की एज तक ये ले सकते हैं, स्पेसिफिकली इन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, 1/4/2026, तो इस तारीख को आपका 28 साल कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं आपका जो डेट है उसके बीच में। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बर्न नॉट अर्लियर देन 98। अगर आप 2 तारीख अप्रैल के महीने में 98 से पहले अगर बर्न है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 1 तारीख अप्रैल के महीने में 2006 के बाद पैदा हुए हैं, यानी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन इन्होंने डाल रखा है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारा जो कैंडिडेट है इसमें अप्लाई करते हैं, इसीलिए इन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा रखी है। इसमें ओबीसी का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप इस जो ये जो एज ब्रैकेट है ना, इसमें आप 3 इयर्स का एक्स्ट्रा लाइक आपको कंसेशन मिल जाएगा, आपको फिर कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आप एसटी-एससी से हैं तो आपको इसी एज में, यानी इन एज के बीच में ही आपको 5 साल का कंसेशन मिल जाएगा, ठीक है? और अगर पीडब्ल्यूबीडी जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है? अगर आप ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के, ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो आपको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है? और पीडब्ल्यूबीडी अगर ओबीसी में हैं आप तो 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। पीडब्ल्यूबीडी अगर एसटी-एससी में है तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे एक सर्विसमैन जो है या फिर डिसेबल कोई पर्सन है, तो उनका भी जो टेन्योरिटी इन्होंने दे रखा है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो वो उनके हिसाब से देख सकते हैं, वो ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं तो उनको ये सारा डिटेल्स बता के कोई फायदा नहीं है। मोस्टली ये फ्रेशर्स को ये डिटेल समझाने के लिए मैंने वीडियो जो है बनाया है। विडोज या फिर कोई विधवा जो महिला है वो भी अगर लाइक अप्लाई करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। 7 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट, जो इन्होंने एज का जो लिमिटेशन दे रखा है 7 इयर्स का इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है? और अगर आप किसी जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं आप उसके हिसाब से अपना स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई, ठीक है? अगर कोई बंदा जो अप्रेंटिस का डिग्री लेकर रखा है, यानी ट्रेंडोलॉजी जो ट्रेंड है उनके लिए भी एज का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो कहने का मतलब अगर आप इन क्राइटेरियाज में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप नॉर्मल जनरल वाले हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तब आपको सिर्फ ये जो 20 से 28 वाला जो एज है ना, इसमें आपको अ, आपका जो एज है होना चाहिए। अगर आप इससे कम है या इससे ज्यादा है तो जनरल कैटेगरी वाले इस एज के बाद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी जो अपना रिलैक्सेशन है एज का वो देख सकते हैं। रिलैक्सेशन का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए 28 के हो गए हैं इस डेट के हिसाब से, तो आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल तक अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिलैक्सेशन मिला है, यानी 28 प्लस 3 आपका होगा 31। अगर एसटी-एससी में है 28 प्लस 5 हो जाएगा आपका 33। और ऐसे ही करके सारा आप ऐड कर लीजिएगा, ऐसे रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है? अब आते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट इनका जो क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने दे रखा है ग्रेजुएट पर्सन को इन्होंने मेंशन कर रखा है, सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपके पास, कहने का मतलब इनका ये है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, फर्जी नहीं होनी चाहिए, लीगल डिग्री है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हैविंग integrated dual degrees IDDs certificates should ensure at the date of passing IDDs on or before। तो ये जिसके पास डुअल डिग्री है वो ये उन कैंडिडेट के लिए है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और शर्तें इनका जो रूल्स है वो ये कहता है, इफ प्रोविजनली सेलेक्टेड दे विल हैव टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है या आपका कोई बैक लगा हुआ है, ठीक है? अगर आप 31 दिसंबर 2026 से पहले आपका फाइनल डिग्री आ जाता है, वो भी ये बताता है कि आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है और आप सक्सेसफुली ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैक है तो देख लीजिएगा, आप फिल कर सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनेशन नेक्स्ट सेम में होने वाला है या नेक्स्ट सेमेस्टर में होने वाला है तो, ठीक है? The date of passing eligibility examination will be the date appearing on the mark sheet, certificate और provisional certificate। तो ये उनका कहना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका लेके जाना है, ठीक है? आपको जिस दिन लाइक तो इनके द्वारा बुलाया जाएगा तो आपके पास मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट सब होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में बताया, ठीक है? ताकि आपको एक क्लियर कंफर्मेशन मिल जाए कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या, ठीक है? तो आपके पास बस डिग्री होनी चाहिए जो कि वैलिड डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीटेड होनी चाहिए, ये इनका रिक्वायरमेंट है। अगर आप 10-12 किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, माफ कीजिएगा। आप
इस इंटरव्यू लाइक इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप ना देखें। ग्रेजुएट ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है? और बैकलॉग वालों के लिए भी मैंने बता दिया, जिसका बैक है, अगर आप 31 दिसंबर 2026 से पहले अगर आपका सारा बैक, जितने भी बैक हैं अगर कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपका फाइनल डिग्री आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दे रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशंस फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो ये उनके लिए पीडब्ल्यूबीडी जिनको ये सब इशू है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था इनको भी रिजर्वेशन मिलता है, तो अ, उनके लिए भी काफी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन कर रखी है इन्होंने, ठीक है? ब्लाइंड लिस्ट, अगर आप फुली फिट हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप फुली फिट नहीं हैं तो आप इनका जो नोटिफिकेशन है आप ये चेक कर लीजिए, और आप जब डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो आप रिपोर्ट चेक कर लीजिए ब्लाइंड लिस्ट जिसका है, तो ये जो विजुअलिटी एक्विटी लेस देन 3/60 होना चाहिए और लेस देन 10/20 स्निलन इन द बेटर आई विथ बेस्ट पॉसिबल। इनका कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिफिकेशन है ये भी क्वालिफिकेशन के पैरामीटर है। अगर आप मान लीजिए आप गूंगे हैं, आपका या फिर आप बहरे हैं, या फिर आपका देखने की क्षमता कम है, मतलब इस टाइप के लोग जितने भी होते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें जो है ना, ये मेंशन की हुई है। आप इसे चेक कर लीजिए, ठीक है? और डॉक्टर से जब चेक कराएंगे तो अगर आपका रिपोर्ट इस क्राइटेरिया के अंदर आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन्होंने यही मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है? अभी आगे की जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल्स चेक करते हैं। बाकी ये सब जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है। मैंने आपको पहले ही बताया जो मैं फ्रेशर्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अभी आते हैं, इन्होंने लैंग्वेज का मेंशन किया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए इनका जो एग्जाम है वो होने वाला है, एग्जाम के थ्रू ही आप सिलेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू में चले गए या फिर कहीं किसी को पैसा दे के आप चले गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सब चीजों से बचिएगा, ठीक है? आपको ज्वाइनिंग के लिए इनका जो प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको फॉलो करना होगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस। फेज 1 के लिए जो है प्री रिटन टेस्ट होगा, आपका एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश के 30 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी के 35 मार्क्स, सॉरी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इतने आएंगे, यानी ये 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। सेम यहाँ पे लाइक मार्क्स भी है, 100 मार्क्स की क्वेश्चन है, 1 आवर का आपका टाइम मिलेगा, ठीक है? इसमें आपको प्री का जो एग्जाम होगा वो आपको जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उसमें आपको हाईएस्ट रैंक में आना होगा। अगर आप काफी नीचे होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यही बता रहा था कि 60 मिनट्स जो आपको टाइम मिलेगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? उसके बाद जैसे प्री का जो एग्जाम होगा उसके बाद आपका होगा मेंस का एग्जाम, ठीक है? मेंस के एग्जाम में भी आपके जो है 200 मार्क्स के क्वेश्चन, लाइक 200 मार्क्स होंगे अवेलेबल, और इसमें 190 क्वेश्चंस हैं आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो होंगे फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस से होगा, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे, और ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है 50 क्वेश्चन होगा, और रीजनिंग एबिलिटी और एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के जो होंगे 50 क्वेश्चंस। तो ये टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं जिनका मैक्सिमम मार्क्स रखा गया है 200, ठीक है? और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 आवर, लाइक 2 आवर्स 40 मिनट, ठीक है? यानी 60 सेकंड 120, और 120 और 40 160 160 मिनट्स आपको मिलेगा 190 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? तो इनका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा जब आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे, देन आपको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए भरा है या फिर किसी पर्टिकुलर सर्कल में भरा, तो जहां पे भी आप भर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, और हर एक स्टेट का जो लैंग्वेज है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है? इसमें इन्होंने लिखा हुआ है प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट having studied in class 10 or 12 any of the specific local language of the state applied will have to appear in local language proficiency test। अगर आपने 10th और 12 अगर किया है, ठीक है, जो कि आप जो डॉक्यूमेंट में सबमिट करेंगे, तो 10th और 12 में अगर मान लीजिए आप हिंदी के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने अंडमान निकोबार का जो रिक्वायरमेंट है वो इंग्लिश और हिंदी है, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश और हिंदी है, असम के लिए हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमी, ये काफी सारे लैंग्वेजेस दे रखे हैं स्टेट वाइज। मान लीजिए आपने असम में, ठीक है, असमीज लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया है कि आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो असमीज लैंग्वेज है, ठीक है, और
अगर आपका 10th और 12th में एसएमएस लैंग्वेज आपने नहीं किया है, तो आपको ये जो आपको बताया गया है ना यहाँ पे कि नॉन वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट, ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपने किया है तो फिर ये आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने नहीं किया है 10th और 12th में, आपका लोकल लैंग्वेज जिस लोकल लैंग्वेज में आप भर रहे हैं, अगर वो आपके सर्टिफिकेट में नहीं है तो आपको इसका अलग से टेस्ट देना होगा। इन्होंने यही मेंशन किया है। Provisionally selected candidates not having studied in class 10th or 12th any of the specific local language of the state applied will have to appear in local language proficiency test। इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया, यानी आपको ये टेस्ट देना होगा जिसमें 20 मार्क्स की ये मैक्सिमम रखा हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 15, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें नंबर ऑफ पेजेस इन्होंने दे रखा है और यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक कर रखा है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकता किस लिए इन्होंने ब्लैंक कर रखा है, लेकिन मैक्सिमम जो मार्क्स इन्होंने दे रखा है 20 मार्क्स का है, ठीक है? और इस ये वर्बल टेस्ट का है। ये तो आपको मैंने बताया नॉन वर्बल में है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो 15-15 30 नंबर्स के ये हुए हैं और वर्बल जो टेस्ट है वो 20 नंबर के ये होंगे, यानी टोटल आपके 50 मार्क्स के ये होंगे आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका अगर इस मान लीजिए स्पेसिफिक स्टेट से हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो आपको अगर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आप किसी में भी भर सकते हैं। लेकिन 10th या फिर 12 दोनों में से किसी में भी ये लैंग्वेज मेंशन होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट लिया है 12 में, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये लिया, ठीक है? इसके साथ हिस्ट्री लिया और जो भी साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिया। अगर आपका हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही नहीं है, तो आप अगर आपने भरा है इस पोस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है? और आपने इनमें से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है और आपके 10th और 12 में नहीं है मार्क्स, सॉरी 10th और 12 में अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं रहे हैं, तो आपको ये वाला टेस्ट अपीयर करना होगा। अगर आपके 10th और 12 में ये हैं, तो आपको कुछ भी अपीयर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आ जाएगा, फिर आपका जो सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट लिस्ट पे तय होगा, ठीक है? यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो है वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इन्होंने ये सब डिटेल्स दे रखा है जो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है? और यहाँ पे एक और चीज इन्होंने दे रखा है कि वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसी स्टेट कैटेगरी वाइज विल बी मेंटेन्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से है तो 50% जो वैकेंसी है उनके लिए ही मेंटेन की जाएगी जो उस स्टेट के होंगे, और 50% मान लीजिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भर रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी रेस्ट 50% पे, यानी उसमें ओवरऑल सभी होंगे, ठीक? तो ये सारी चीजें यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और इसके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट लाइक इसका जो सबसे मेन टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है सैलरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 24,050, ठीक है? इनका जो बेसिक पे है ना वो ये है 24,050 रुपया, ठीक है? तो ये तो आपका बेसिक पेमेंट है। तो स्टार्टिंग बेसिक पे इज 26,730 रुपया, इंक्लूडिंग ये जो भी इनका जो आता है टोटल, और 24,050 प्लस टू एडवांस इंक्रीमेंट एडमिशेबल टू ग्रेजुएट्स। तो इसका इन्होंने दे रखा है 2 इंक्रीमेंट होगा एडवांस में, ठीक है? और ये जो पेमेंट है इस पे मैं आपको इसका जो पे स्केल है ना, मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि अ, ये मिलेगा कितना, आखिर में इन हैंड कितना आएगा आप। ये तो मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आएगा, ये तो पे स्केल उन्होंने लिख दिया, इनका जो टेक्निकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, लेकिन सारे कैंडिडेट्स को इसके बारे में नहीं पता कि आखिर में ये देंगे कितना हमें। तो इनका बेसिक पे जो स्टार्ट है ना 26,730 से, यानी इनका जो बेसिक पेमेंट है इतने से स्टार्ट होगा। बात बाकी आपका डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन के लिए हैं। जैसे मान लीजिए आप मुंबई के, इन्होंने मुंबई के लिए लिखा है, टोटल स्टार्टिंग एमोलुमेंट्स ऑफ ए क्लर्कियल कैडर एम्प्लॉय पेएबल एट मेट्रो लाइक मुंबई विल बी अराउंड, यानी अगर आप, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में हैं तो आपको 46,000 पर मंथ से स्टार्टिंग होगा, ठीक है? और इसके अलावा जो स्टेट के अलग अलग जो रेट्स होते हैं, अलग अलग इंक्रीमेंट होते हैं, वो भी आपको इसमें एडजस्ट करके मिलेगा। अभी हम आते हैं इनके मेन सैलरी पे। तो इनका जो मेन सैलरी है अदर स्टेट्स के लिए कितना मिलेगा? अगर आप मेट्रो में हैं तो आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और इसके अलावा पेंशन जो फंड है वो कटेगा, मेडिकल जो है वो आपका बनेगा, उसके बाद लीव फेयर, जो भी इनकी गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी होती है जो एसबीआई एम्प्लॉयज को मिलती है वो सारी आपको मिलेगी, ठीक है?
इवन आप इस कस्टमर सपोर्ट में रहेंगे तो आपको लोन वोन की सारी फैसिलिटी काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगी, ठीक है? और इसमें यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, कैलकुलेशन और एनी डिवाइसेज़ ये आपका जो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है इसके बारे में। यानी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्स के बारे में दे रखा है, ठीक है? आप एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं और आते हैं पेमेंट्स के बारे में कितना इनका फीस जो है वो चार्जेबल है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 है, एसटीएससी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्ससी, डीएक्ससी इनका 0 1 भी रुपया नहीं लगने वाला है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिंक पे जाइए और आप इनका जो क्रेडिट पेज है उस पे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है रेडी करके इस पर्टिकुलर लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगा? मुझे जहाँ तक आइडिया है, मैं अभी तक फॉर्म फिल अप नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है, थंब इम्प्रेशन लगता है, सिग्नेचर लगता है, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आप रेडी कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी हैं। अगर आपका डोमिसाइल है, तो आप डोमिसाइल भी रख लीजिएगा और आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? अभी आते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था आपको सैलरी, ये तो बेसिक पे है, आप जो देख रहे हैं ना ये सैलरी, ठीक है? ये बेसिक पे। इसको मैं दिखाता हूँ कि कैलकुलेशन करके चैट जीपीटी से मैं पूछता हूँ कि ये कितना आखिर में सैलरी बनेगा, ठीक है? एसबीआई कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इसका जो भी वेरिएबल्स है ये तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्टार्टिंग स्किल्स इन्होंने मेंशन कर रखा है। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग जो सैलरी है 24,000 कुछ है और जो 26,000 वाला है ये अ, वो भी आपको मिलेगा लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका लाइक अदर बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको इन हैंड सैलरी जो है, ठीक है? बेसिक जो पे है वो 26,000 कुछ के आस-पास जाएगी ग्रेजुएट के लिए। इसके अलावा आपको डीए मिलता है, इसके बाद आपको एचआरए और अदर अलाउंस मिलते हैं। उसके बाद स्पेशल कुछ अदर से अगर आपका कोई एप्लीकेबल बेनिफिट्स हुआ तो वो भी आपको इसमें मिलते हैं। तो ये जो रफली अमाउंट है ना ये 46 तो मेट्रो सिटी के लिए है, लेकिन 40,000 के आसपास आपका नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए है। तो मैं आपको यही बता रहा था जो सैलरी है 40 टू 45 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है? इस जॉब पोस्टिंग के लिए आपका जो बेसिक सैलरी होगा, यानी आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 40 टू 45,000 के बीच में आप अज़्यूम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका लोकेशन क्या है, मेट्रो सिटी में है या फिर नॉर्मल सिटी में है, ठीक है? उसके हिसाब से आपको जो पेमेंट है मिलेगा। ये है पूरा जो जॉब का डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको बता रहा था और ये एसबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आप इसको चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इनके फ़ोन नंबर पे या ईमेल पे आप जानकारी ले सकते हैं और ये कोई भी फ्रॉड नहीं है, ये जेन्युइन ऑथराइज़्ड नोटिफिकेशन है जो कि एसबीआई की तरफ से दिया गया है। और हर एक स्टेट के लिए अलग-अलग लैंग्वेजेस दे रखे हैं और वहाँ पे मेंशन किया है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए कितना वैकेंसी है। इसके अलावा जो दूसरे पीडब्ल्यूबीडी या एक्ससी ये जो कैटेगरीज़ है, इनके बारे में भी कितना वैकेंसी है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आप इस ऑफिशियल वेब पेज को देखिए और आप जाइए जल्दी से जॉब को अप्लाई कीजिए। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट में मेंशन कीजिए, हम ज़रूर उसमें आपको हेल्प करेंगे कि जो भी डिटेल्स है आपके साथ शेयर किया जा सके। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़िए और टेलीग्राम पे आप अपना जो मैसेज है ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि हम आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।